नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है कामचोर। बाजार में तो आज भयंकर भीड़ थी। त्योहारों के कारण पैर रखने तक की जगह नहीं। ऐसे में सासू माँ सुषमा जी द्वारा मंगाया गया सारा सामान खरीद कर जैसे तैसे बस पकड़कर शिवानी घर की तरफ निकली। पर यहाँ भी किस्मत खराब। शाम के समय की भीड़, बस में भी बैठने तक की जगह नहीं। धक्का मुक्की करते हुए जैसे तैसे दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। 1 घंटे का सफ़र खड़े खड़े तय करके जैसे तैसे घर पहुंची। घर का दरवाज़ा खुला हुआ ही था। सासू माँ बाहर सोफे पर बैठकर उसी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही शिवानी घर में घुसी, उसे देखते ही बोली, आ गई महारानी, कितनी देर लगा दी। यहाँ तो तुम्हारे चौकीदार बैठे हैं ना, हम लोग तुम्हारे घर की रखवाली करते रहेंगे। उनकी बात सुनकर शिवानी को बुरा तो लगा, पर कुछ कह नहीं सकती थी। जानती थी इनका स्वभाव ही ऐसा है, अगर कुछ बोलेगी तो 2-4 बातें वापस सुनाएंगी। और इतनी थक चुकी थी शिवानी कि अब लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। बस इतना ही बोल पाई, माँ जी आज बाजार में बहुत भीड़ थी। ऊपर से बस में भी बैठने की बिल्कुल जगह नहीं थी। जैसे तैसे करके ही घर पर आई हूँ। उसकी बात सुनकर सुषमा जी ने ताना कसा, तो अब क्या महारानी, तेरे लिए एरोप्लेन मंगवाएं? बस खड़ी खड़ी बातें बना रही है। यहाँ भूख से मेरा हाल बेहाल हो रहा है। बड़े नौकर चाकर लगे हैं जो इस बुढ़िया को कुछ बनाकर खिला दें। जा जाकर फटाफट पहले चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर, उसके बाद रात के खाने की तैयारी कर। रचित भी घर आता ही होगा। शिवानी को जो उम्मीद थी ठीक वैसा ही व्यवहार माँ जी ने किया था। सबसे पहले तो सुषमा जी को उनका सामान दिया। उसके बाद रसोई का सारा सामान ले रसोई में गई। वहाँ से अपने कमरे में अपना बैग रखने आई और हाथ पैर धोकर दोबारा रसोई में चली गई। फटाफट चाय चढ़ाई और दूसरी तरफ पोहे तैयार किए। चाय और पोहे लेकर सुषमा जी को दे आई। चाय पोहे देखकर भी सुषमा जी का मुंह बन गया और बड़बड़ करती हुई बोली, ऐसी निकम्मी बहू पल्ले पड़ी है। खाना बनाते ही जोर आता है, कोई ढंग की चीज़ कभी नहीं बना कर देती। बस जब देखो पोहे बनाकर दे देती है। फटाफट रसोई में पहुंचकर शिवानी रात के खाने की तैयारी करने लगी। तैयारी करते करते ही बीच में अपनी चाय पी। अभी अभी सब्जी और दाल बनाकर आटा गूँथ कर अपने कमरे में आई ही थी कि रचित घर आ गया। सुषमा जी ने बेटे को देखते ही शिवानी को आवाज़ लगाई, अरे अपने कमरे में क्या कर रही है तू? रचित आ गया है, फटाफट उसके लिए चाय बना कर ले आ। हाय मेरा बेटा कितना थक गया है। सुनकर शिवानी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। यहाँ मैं भी थकी हारी आई हूँ। किसी को मुझसे कोई लेना देना नहीं, बस मशीन की तरह लगा रखा है काम पर। दिन भर घर का काम करो और ऊपर से कमा कर खर्च करो। मेरी कोई इज्जत नहीं। हाँ, पर अपने निकम्मे बेटे की ज़रूर है। सच है, निकम्मा बेटा भी इज्जत वाला होता है, पर कामकाजी बहू हमेशा सास के सामने निकम्मी ही होती है। रचित से शिवानी की शादी 2 साल पहले हुई थी। शिवानी के परिवार में उसके मामा मामी और उनके बच्चे ही हैं। माता पिता तो बचपन में ही चल बसे थे, उनकी तो शकल भी याद नहीं। मामी भी जैसे तैसे उसे झेल ही रही थी। इसलिए जैसे ही शिवानी ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया तो उसकी शादी रचित से करवा दी। ये तक पूछताछ नहीं की कि वो कुछ कमाता भी है या नहीं। शादी होकर ससुराल आई तो पता चला कि रचित तो बेरोजगार है। अपने पिता रामलाल जी की कमाई पर ही पलता है, क्योंकि माँ का लाडला जो ठहरा, इसलिए कमाने पर ध्यान भी नहीं देता। ऐसा भी नहीं कि खूब धन संपदा है। रामलाल जी की ठीक ठाक नौकरी थी, पर माँ के अंधे प्यार में बेटे को आगे बढ़ने नहीं दिया। रामलाल जी ने बहुत कोशिश की बेटे को कहीं सही जगह पर काम दिलवा दें, पर वो तो कहीं टिकता ही नहीं। हर काम में उसे कमी नज़र आती है। कई बार नौकरी दिलवाने के बावजूद भी ये कहकर नौकरी छोड़ दी कि क्या मैं इन कामों के लिए बना हूँ, मेरे ख्वाब तो ऊँचे हैं। जैसे खूब पढ़ा लिखा हो, अकल तो उसे शादी के बाद भी नहीं आई। सुषमा जी के ताने भी सिर्फ बहू के लिए होते। अक्सर यही कहती कि सोचा था बहू के आने के बाद कम से कम हमारे भाग्य फिरेंगे, पर इसके तो पैर ऐसे निकले कि बेटे की किस्मत भी नहीं चमकी। नहीं तो बहुएं इतनी किस्मत वाली होती हैं कि घर की काया पलट हो जाती है।
अब इन अंधविश्वासी लोगों को कौन समझाए कि काया पलट काम करने से होती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। बेटे के लिए तो कोई ताने नहीं होते थे, लेकिन बहू उसका तो खाना भी फालतू का खर्चा लगता था। दिन भर काम करने के बावजूद भी 2 वक्त की रोटी भी जैसे एहसान होती थी। शिवानी ने भी अपने पति रचित को खूब समझाने की कोशिश की, पर जिसे बैठकर खाने की आदत हो वो इंसान भला क्या काम करेगा। शिवानी परेशान हो चुकी थी, वापस लौटना चाहती थी, पर लौट कर जाए कहाँ। इसलिए परेशान होकर शिवानी ने ही जॉब ज्वाइन कर ली। अब घर में पैसा आने लगा तो शिवानी को भी लगा कि शायद अब सासू माँ के ताने कम हो जाएंगे, पर नहीं। सुबह भी काम करके जाओ, वापस आकर फिर काम में लगो। अब दिन भर काम में बिजी हो चुकी थी। कमाकर खर्च करने के बावजूद भी ताने तो कोई कम ना हुए। उल्टा सासू माँ तो रचित को समझाने की जगह कई बार उसे बढ़ावा देती थी कि अरे तेरी पत्नी कमाती है, तुझे फला चीज़ की ज़रूरत है तो वो तुझे दिला नहीं सकती क्या। आखिर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, दिन भर मशीन की तरह जीकर। पर इतना ज़रूर था कि सुन सुनकर शिवानी के मन में तानों बानों का इतना उबाल चल रहा था कि कब वो फट पड़े उसका अंदाज़ा उसे भी नहीं था। और ऐसा मौका बहुत जल्दी ही आया। हुआ यूँ कि शिवानी की ननद निधि के घर पर उसकी जेठानी के बेटे का जन्मोत्सव प्रोग्राम था। निधि की जेठानी का बेटा इस पीढ़ी में पहला बेटा था, क्योंकि इससे पहले उसकी जेठानी और निधि को बेटियां ही थी। इस कारण से उसकी सास ने जन्मोत्सव बहुत ज़ोर शोर के साथ मनाया। सुषमा जी और उनके परिवार को भी उत्सव में बुलाया गया। बच्चे के लिए उपहार, निधि और उसके पति के कपड़े, उसकी सास की साड़ी, उसकी बेटी की ड्रेस, यहाँ तक कि सबको देने वाले शगुन के लिफाफे शिवानी ने रामलाल जी के कहे अनुसार ही तैयार किए थे। इन सब में रामलाल जी ने ना रचित से कुछ पूछा और ना ही उसे कोई जिम्मेदारी दी। यह बात सुषमा जी को बहुत अखर गई। इसके लिए वो शिवानी को ही दोष देने लगीं। लेकिन जिस दिन जन्मोत्सव के लिए वो लोगों को रवाना होना था, उससे पहले रामलाल जी ने शिवानी को बुलाकर पूछा, बहू सब तैयारी अच्छे से कर दी ना, देखो कोई कमी ना रह जाए। उन्होंने हमसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन हाँ अपने स्तर पर अपनी बेटी के ससुराल में कोई कमी नहीं रखना चाहते। जी पापा जी, फिर भी आप एक बार सब कुछ चेक कर लीजिए। अरे नहीं बेटा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, रहने दे, क्या चेक करना। रामलाल जी की बात सुनकर सुषमा जी जल भुन गईं। वहीं कमरे में बैठे हुए रचित को भी बहुत बुरा लगा कि उसके पिता ने उससे कुछ भी नहीं पूछा, ना ही कुछ कहा। सुषमा जी रामलाल जी को सुनाते हुए बोली, हाँ हाँ, यही बहू तुम्हारी नैया को इस मझधार में किनारे पर लगाएगी। लोग बेटों को पूछते हैं, और ये देखो बेटे को तो पता ही नहीं कि क्या लेन देन हो रहा है। उल्टी गंगा बह रही है, बहू से पूछा जा रहा है। भाग्यवान पूछा उससे जाता है जो उस लायक हो। तुम्हारे बेटे में ऐसे कोई गुण नहीं है कि उससे कुछ पूछा जाए। पति के मुंह से अपने बेटे के लिए ऐसी बात सुनकर सुषमा जी को बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाकर बोली, बस करिए आप, इस कामचोर के लिए जब देखो अपने बेटे को कोसते रहते हो, उसकी कोई इज्जत नहीं है क्या। और ये नालायक कामचोर अपने पति के बारे में सुनकर भी चुप बैठी हुई है। कामचोर, वो भी तुम्हारी बहू। रामलाल जी व्यंग्य से हंसते हुए रचित की तरफ देखते हुए बोले, सच है भाई, माँ की ममता अंधी होती है, लेकिन इतनी अंधी कि उसे खुद का निकम्मा बेटा भी इज्जत वाला नजर आता है, पर खुद की कमाने वाली बहू उसके लिए हमेशा निकम्मी ही रहती है। आज मैं और बहू कमाना बंद कर दें तो आटे दाल का भाव तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अच्छे से पता चल जाए। और कौन सी इज्जत की बात कर रही हो तुम, इज्जत कमानी पड़ती है, और तुम्हारे बेटे का कमाने से कोई लेना देना ही नहीं है। इस घर में तो मुझे सिर्फ तुम्हारी बहू ही जिम्मेदार नजर आती है। सोच रहा हूँ अपनी जिम्मेदारियाँ उसी को समझा दूँ। सिर्फ जिम्मेदारियां ही क्यों समझाते हो, अपनी प्रॉपर्टी भी उसके नाम कर दो। सुषमा जी ने तंज कसा तो रामलाल जी मुस्कुराकर बोले, वैसे ये भी सही बात है, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। रामलाल जी मुस्कुराकर अपने कमरे में चले गए। यहाँ सुषमा जी और रचित दोनों परेशान हो गए।
आखिरकार पहली बार सुषमा जी ने रचित को समझाया, बेटा अब तो कमाने में ही भलाई है, नहीं तो प्रॉपर्टी से भी जाएगा। चाहे छोटा मोटा काम ही कर, पर काम कर, कमा कर ला। आखिरकार उस दिन के बाद रचित ने नौकरी ढूंढना शुरू कर ही दिया और कुछ दिन बाद आखिर उसे एक छोटी सी नौकरी मिल ही गई। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।